भारतीय भूगोल में भारत की जनजातियों से अक्सर पीसीएस परीक्षाओं या आईएएस एग्जाम में या अदर परीक्षाओं में सवाल एक या दो सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 5 मिनट अगर इसे ध्यान से समझ लिया जाए या सभी महत्वपूर्ण जनजातियों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए उनकी अवस्थिति के बारे में, तो सवाल गलत नहीं होंगे। मुश्किल से 5 या 10 मिनट ध्यान देने की इस पर जरूरत होती है। जनजातियों से 3 तरह के सवाल बनते हैं कि फला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। जैसे टोटा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, आपका उत्तर होगा तमिलनाडु में। या कभी कभी पहाड़ी पूछ लेता है कि फला जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। अगर किसी पहाड़ी के नाम दिया, जैसे टोटा नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है ना। ये पशुपालक जनजाति है, भैंस चराती है। तो इस तरह की बातें अगर आप जान जाएं तो परीक्षाओं में सवाल गलत नहीं होंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये, है ना, और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण। 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फला जनजाति किस राज्य या क्षेत्र में निवास करती है। दूसरा सवाल बनता है आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, जैसे भारत में किस राज्य में जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सा है। पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सा है। तो इस तरह से आंकड़े पूछे जा सकते हैं। या किस राज्य में जनजातियां नहीं पाई जाती, है ना, इस तरह से आंकड़े पूछे जा सकते हैं। और तीसरी तरह का जो सवाल पूछता है वो जनजातियों के रहन सहन, खान पान और संस्कृति से पूछे जाते हैं। उनकी जो विशिष्ट बातें हैं रहन सहन संबंधी, वहां से आईएएस एग्जाम में भी वैसे सवाल उठाए जाते हैं। इस वीडियो में मैं जनजातियों की अवस्थिति और उनके आंकड़ों से संबंधित बात करूंगा। यहाँ पे आंकड़े कुछ खास दिए हुए हैं, पूरी बातें नहीं लिखी हैं, बताना है और अवस्थिति ध्यान से देखना है। एक बात और, अगर आप गूगल में भारत की जनजातियां हिंदी में टाइप करेंगे, गूगल में भारत की जनजातियां हिंदी में टाइप करेंगे, भारत की जनजातियां भारत कोश, ठीक है, भारत की जनजातियां भारत कोश करके टाइप करेंगे तो आपके सामने जनजातियों की लंबी लिस्ट निकलकर सामने आएगी। उदाहरण के लिए ये देखिए, ठीक है, इतनी जनजातियां यहाँ पे दी हुई हैं। ये देखिए, पहले ऊपर कुछ बातें बताई गई हैं, फिर नीचे जनजातियां हैं। किस राज्य में कितनी जनजातियां हैं देख रहे हैं आप। लगभग 400-500 जनजातियां दी हुई हैं। क्या ये रटना संभव है? नहीं, और इन्हें रटना जरूरी भी नहीं है। खास बात यह है कि इन्हें रटना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो नाम पूछे जाते हैं वो वास्तव में बहुत ही पॉपुलर नाम होते हैं, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की जनजातियों की लिस्ट सामने रख देंगे, उन्हें याद करेंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि याद करने का तरीका भी सही नहीं होता है। हमने उन्हीं जनजातियों को लिया है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और जहां से बार बार पूछे जाते हैं, और जो बड़ी जनजातियां हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो जनसंख्या के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो हम इन जनजातियों की अवस्थिति आइए देख लीजिए, भूलेगा नहीं। 5 मिनट दीजिए। ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुज्जर जनजाति, आप ऐसा करिए एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट में इधर लिखिए राज्य और इधर लिखिए यहाँ पे राज्य अपनी कॉपी पे, और इधर लिखिए जनजाति। इससे ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में कौन सी जनजाति। जम्मू कश्मीर गुज्जर जनजाति। गुज्जर जनजाति की खास बात जानते हैं क्या है? ये मुस्लिम जनजाति है। इसका जो धार्मिक आस्था है वो मुस्लिम है। तो गुज्जर एक मुस्लिम जनजाति है। या इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुस्लिम है। आप कहेंगे गुज्जर कहाँ रहती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के दक्षिण में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 तरह की जनजातियां हैं और चारों से प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने की संभावना है। गद्दी, बक्करवाल, जद्दा, किन्नौर, एक ही जैसा नाम है, गद्दी जद्दा, है ना, गद्दी जद्दा बक्करवाल किन्नौर। हिमाचल प्रदेश में जब अभी आपको घूमने का मौका मिला ही होगा, अगर नहीं मिला है कभी आप हिमाचल प्रदेश में जब आप घूमने जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाला स्टेट है, जो खासकर लघु हिमालय है, मध्य हिमालय, वो हिमाचल प्रदेश से होकर ही गुजरता है। हम उसे क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में? धौलाधार। तो हिमाचल धौलाधार श्रेणियों का क्षेत्र है। जब आप शिमला, मनाली या कहीं अन्य क्षेत्रों में घूमने जाएंगे हिमाचल में, तो आपको धौलाधार श्रेणी की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देंगी। धौलाधार श्रेणी की चोटियां ऊपर बर्फ से ढकी रहती हैं, नीचे थोड़ी सी खुली रहती है, जिन पे घास उगे रहते हैं। आप देखकर दंग रह जाएंगे। आप अपने बस से या कार से, सड़क से गुजरते रहेंगे और ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देंगी। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि उस पे
बहुत ही सूक्ष्म, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर बसे हुए घर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे घर दिखाई देंगे। वो छोटे नहीं होते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बसे हैं कि रंग बिरंगे छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। उनके आसपास की खास बात नहीं कि आसपास खूब सजावट की हुई होती है। मतलब आप नीचे ढाल पे, सड़क पे, भाई पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कहाँ बनाई जाती है? ढाल को तोड़कर। तो आप ढाल वाली सड़क पे चल रहे हैं और ऊंचे ढलान पर देखेंगे तो छोटे छोटे घर दिखते हैं। उनकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर होती है, या कभी कभी 6 से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। वो बहुत ऊंचे हुए घर। वहां पे कौन लोग रहते हैं? वो इतनी ऊंचाई पर क्यों रहते हैं? वो नीचे घाटी में जहां बाजार क्षेत्र है वहां पे क्यों नहीं रहते हैं? वो जनजाति है। ये गद्दी और बकरवाल जनजातियां हैं। उन ढालों पर जो ऊंचाई पर आप घर देखते हैं, वो गद्दी और बकरवाल समुदाय के घर होते हैं। लकड़ी के घर बना लेते हैं। अपने पास वो भेड़ बकरी पालते हैं, ठीक है। उन्हें बाजार क्षेत्र में लोगों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद नहीं होता है। ऊंचाई पर ही रहते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, उन्हीं का दूध पीते हैं, उन्हीं का घी खाते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हीं का मांस खाते हैं। और कभी कभी उनको बेचकर जो उनको रकम मिल जाती है, उससे वो नीचे बाजार में उतरते हैं। उनको बेचकर नून तेल जो खरीदना है खरीद कर फिर ऊपरी ढाल पर चले जाते हैं। हमारे आपके बस की बात नहीं है कि उन ढलानों पर चढ़ पाएंगे। हमने जब घूमने गया था मैं, तो पता चला कि इतने ऊंचे ढलानों पर ये रहते हैं, कितने दिन में नीचे उतरते हैं। तो जो ड्राइवर था वहां का स्थानीय बताया कि ये लोग हफ्ते भर में लगभग नीचे उतरते हैं, यानी एक हफ्ते वो ऊपर ही रहते हैं। जब बहुत जरूरत होती है, नून तेल, कुछ नमक तेल वगैरह कुछ खरीदना होता है, तो मार्केट में आते हैं, खरीद के फिर ऊपर ही चले जाते हैं। वो लोगों से कट कर रहना पसंद करते हैं। उनको प्रकृति से लगाव है, प्यार है। तो वो ऊपर हरियाली घास फूस क्षेत्र में अपने भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी लगभग 9 के बराबर है। उनका बल, हमने सोचा कि उनका बल किस चीज पे होता है? पैसा तो कमाना नहीं चाहते हैं, तो किस शौक के चलते इतना ऊंचाई पर रहते हैं? और ये भी पता चला कि जब वो नीचे उतरते हैं तो उनको लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। हमने पूछा अगर हम आपको चढ़ना हो ऊपर, तो बोला कि हमको आपको चढ़ने में लगभग 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन रास्तों से चढ़ना है वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। और बोला कि हम आप चढ़ ही नहीं पाएंगे, पैर दर्द करने लगेगा। उनकी आदत होती है 2-3 घंटे में दौड़ के उतर जाते हैं और 2-3 घंटे में दौड़ के फिर चढ़ जाते हैं। तो उनको शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति, पीस चाहिए। उतने ऊंचे पर, यानी ऊंचाई पर जाने पर हवाएं और ठंडी हो जाती हैं। उतने ऊंचाई पर गर्मी भी अगर पड़ रही है, जून का महीना भी है, तो ऊंचे ढलानों पर बहुत ही शीतल हवाएं चलती हैं। तो उस ठंडी वातावरण में रहना पसंद करते हैं। हरियाली के बीच उनके घर के आसपास खूब आप देखेंगे तो फ्लावरिंग की गई होती है, फूल पौधे लगाए गए होते हैं, बड़ा रंगीन नजारा होता है अगर नीचे से ऊपर आप देखेंगे तो गद्दी बकरवाल समुदाय के लोग हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी की ढालों पर रहते हैं। साथ ही जद्दा और किन्नौर भी पशुपालक ही हैं ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में जो नजारा दिखता है सेम, वो जनजाति समुदाय दूसरा है। इनका नाम है थारू, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी। थारू, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी। इधर लिस्ट में लिखेंगे उत्तराखंड, सामने लिखेंगे जनजातियों के नाम। 4 जनजातियां हमने बताई। पंजाब हरियाणा में कोई जनजाति नहीं रहती है। पंजाब हरियाणा जनजाति विहीन स्टेट है। पंजाब हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब हरियाणा दिल्ली का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जनजातियां नहीं रहती हैं। राजस्थान, यहाँ पर 3 जनजातियों से सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जो एक राज्य में नहीं रहती हैं, बहुत से राज्यों में रहती हैं। जैसे बंजारा गुजरात में भी रहेंगे, महाराष्ट्र में भी रहेंगे, छत्तीसगढ़ में भी रहेंगे, उड़ीसा में भी मिल जाएंगे। ऐसे जनजातियों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो कि सभी राज्यों में रहते हैं। ये विशिष्ट जनजाति से सवाल पूछे जाते हैं जो कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहती हैं, ठीक है। तो अब जैसे भील, यहाँ पे मध्य प्रदेश में लिखा है। भील राजस्थान में भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, बड़ा जनजाति समुदाय है। छत्तीसगढ़ में भी पा जाएंगे, झारखंड में भी पा जाएंगे, उड़ीसा में भी पा जाएंगे आप इन्हें, कम जनसंख्या में। तो लेकिन भील जब पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि इनका सबसे बड़े जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो अब आप ये प्रश्न नहीं कर देंगे भील तो छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, ऐसा नहीं है। भील हम मध्य प्रदेश से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो उसी तरह से हम एक खास जनजाति को एक विशेष राज्य से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। मीणा, गरसिया, कालबेलिया। मीणा, गरसिया और कालबेलिया ये राजस्थान की जनजातियां हैं। खास बात है कि जो कालबेलिया जनजाति समुदाय है ये सपेरा समुदाय होता है, यानी बीन बजाकर सांप को नचाता है और उससे अपनी आजीविका कमाता है।
कालबेलिया। मध्य प्रदेश में 5 तरह की जनजाति समुदाय खास है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। भीतर कुछ नाम लिख दिए हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी नाम हमने बाहर बाहर दिखा दिए हैं। कुछ नाम मैप के भीतर हैं उसी स्टेट में। कोल, भील, लंबाड़ी, कोल, भील, लंबाड़ी। इसके अलावा बैगा और सहरिया, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैगा और सहरिया। बैगा बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है मध्य प्रदेश की, है ना। ये पूरी तरह से संग्राहक है, यानी फल, कंदमूल, सब्जी जो जंगलों में उग जाता है ना, जानवरों का खेत कर लेना, ये उसी पर पूरी तरह से निर्भर है। बैगा, बैगा, सहरिया, कोल, भील, लंबाड़ी, ये मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें सबसे प्रमुख है कवरढ़ा, जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है छत्तीसगढ़ में ज्यादातर वही होंगे जो मध्य प्रदेश में है। तो कवरढ़ा अलग है छत्तीसगढ़ की जनजाति। पूछा जा सकता है कि कवरढ़ा जनजाति किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, झारखंड। छत्तीसगढ़ के ठीक पूर्व में ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम में झारखंड है। झारखंड में काफी जनजातियां पाई जाती हैं, अलग है इनका नाम। संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर, हो। बिरहोर जनजाति से कई बार सवाल पूछे गए हैं कि बिरहोर जनजाति किस राज्य से जुड़ी हुई है? आपका उत्तर होगा झारखंड। संथाल, मुंडा पूरी तरह से झारखंड की जनजाति है ना। अर्जुन मुंडा का नाम आपने सुना होगा। जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में जनजातीय आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उसमें एक बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा कह रहा हूं, सॉरी, बिरसा मुंडा एक था। 1895 के आसपास का नेता था वो। जनजातियों का अचानक नेता बनकर उभरता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी है झारखंड में, है ना, आपने सुना होगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, है ना, वो भी उसी के नाम से झारखंड में है। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ब्रिटिश शासन धीरे धीरे जनजातियों में हस्तक्षेप करने लगा था, उनकी जमीनें छीनने लगा था, उनसे खेती करवाने लगा था। खेती करवाने का उद्देश्य क्या था? आप हमसे लोन लो, ऋण लो, फिर परेशान करो, चक्रवृद्धि ब्याज लगा के उन्हें परेशान करो। तो जो औपनिवेशिक आर्थिक प्रणाली है उन पर थोप दी थी अंग्रेजों ने। वो कर्ज के कुचक्र में दबते चले गए, थोड़े से लाभ के लोभ में ज्यादा परेशानी में पड़ गए थे। वो अंग्रेज लोग बड़े चालाक होते थे, पहले प्यार से बात करके कुछ ही थमा देते थे, उसके बाद परेशान कर डालते थे। तो मुंडा लोगों का नेता बनकर उभरा था लगभग 1895 के आसपास बिरसा मुंडा। उसने बताया कि मैं ईश्वर का दूत हूँ। बिरसा मुंडा, सुन लीजिए, एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। बताया कि मैं ईश्वर का दूत हूँ। मुझे उसमें अंग्रेजों को जनजातियों में क्या कहा जाता था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अंग्रेजों को जनजाति लोग अंग्रेजों को कुछ दिकू, हाँ, जो बाहरी लोग होते थे, अंग्रेज ही नहीं, जैसे बाहरी जमींदार, अंग्रेज, बाहरी महाजन, जो जनजातियों पर अपना शिकंजा कसना चाहते थे, है ना, तो जनजाति लोग बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। तो वो कहता था कि ईश्वर ने, बिरसा मुंडा कहता था कि ईश्वर ने मुझे दिकुओं से या दिकुओं के शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए भेजा है। अब समय आ गया है कि हम इन दिकुओं का रक्तपात करें। तो भयंकर आंदोलन छिड़ता है, लेकिन एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी दुनिया पर शासन करता हो, उससे हम लाठी डंडे और तीर भाला लेकर कब तक लड़ेंगे। तो बड़े पैमाने पर मुंडा लोगों की हत्याएं हुई क्योंकि उन्होंने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था। गांधी जी की हत्या कभी क्यों नहीं? क्योंकि गांधी जी हिंसक आंदोलन नहीं छेड़ते थे, अहिंसक आंदोलन छेड़ते थे। तो अहिंसक आंदोलन या व्यक्ति को दबाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप हिंसक हैं तो 2 मिनट में दबा दिए जाएंगे। क्यों? कानून का राज होता है, तो कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो मुंडा लोग क्या किए कि कानून को हाथ में लिए, बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बिरसा मुंडा भी इसी में मारा गया। बड़ा हिट हो गया था 1895 के दशक में। लोग बिरसा मुंडा के नाम से गाने गाते हुए चलते थे, जनजाति क्षेत्र के लोग उसको उनको सच में लगता था कि ये ईश्वरी है। तो संथाल, मुंडा, कोंड, बिरहोर, हो, ये जनजातियां झारखंड की हैं। पश्चिम बंगाल की जो जनजातियां हैं उनमें सबसे प्रमुख है भूमिज। ठीक है, भूमिज जनजाति पश्चिम बंगाल की है, और लोधा, भूमिज और लोधा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख जनजातियां हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। कोली, बंजारा। सेम जनजाति गुजरात में भी है, कोली और बंजारा। ध्यान दीजिएगा, कोल मध्य प्रदेश में है, कोल और कोली में गैप कीजिएगा अंतर। कोल मध्य प्रदेश में है, कोली महाराष्ट्र और गुजरात में है। कोली, है ना, कोली बंजारा महाराष्ट्र और गुजरात में। एक मुरिया है,
मुरिया जनजाति भी यहाँ लिखा नहीं हूँ, गुजरात की ही है। तो यहाँ पे गुजरात में लिखिएगा कोली, बंजारा और मुरिया। यहाँ पे कोली और बंजारा। कर्नाटक में है तो सबसे प्रमुख भारती है, भारतीय जनजाति। ये सवाल पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा कि भारतीय जनजाति किस स्टेट से रिलेटेड है। आपका उत्तर होगा कर्नाटक। आंध्र प्रदेश की 3 प्रमुख जनजातियां हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, केंचु, लंबाडा, बहुरूपिया। चेंचू, लंबाडा, बहुरूपिया, आंध्र प्रदेश। टोडा जनजाति बड़ी फेमस है, ये तमिलनाडु क्षेत्र में जो नीलगिरी पहाड़ी का एरिया है उस पर निवास करती है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति भैंस पालन वाली जनजाति है, ये भैंस पालती है। जैसे गद्दी बकरवाल क्या पालते हैं, भेड़ बकरी, उसी तरह टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर भैंस पालन पर निर्भर करती है ना। तो टोडा और बड़गा ये जनजातियां तमिलनाडु की हैं, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं। केरल की प्रमुख जनजातियां हैं मोप्पिला, नायर और कारथ। मोप्पिला, नायर, कारथ। ये हो गई भारत के प्रमुख क्षेत्र की जनजातियां। पूर्वोत्तर भारत की देख लेते हैं। सिक्किम में है लेप्चा, लेप्चा, और एक और है भोटिया। नहीं, भोटिया उत्तराखंड की है। सिक्किम की लेप्चा जनजाति है, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है कि लेप्चा कहां से रिलेटेड है। 4 जनजातियों के नाम दे देंगे, 4 राज्य दे देंगे। सुमेलित करने को भी कभी कभी बोल देते हैं एग्जाम में। तो लेप्चा, सिक्किम। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया जनजातियां मेघालय में भी हैं, असम में भी हैं। ये है मेघालय जहां शिलांग पठार है। तो मेघालय में भी भाई शिलांग पठार की तो 3 पहाड़ियां हैं ना, गारो खासी जयंतिया। तो उन्हीं के नाम पे जनजातियों का भी नाम है गारो खासी जयंतिया। ये तीनों जनजातियां मेघालय में भी हैं और असम में भी हैं। हाँ, बोडो जनजाति असम की है, यानी असम की जनजातियां कौन कौन सी हो गई, गारो खासी जयंतिया और बोडो। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। जब हम हिमालय की शिवालिक श्रेणी पढ़ा रहे थे तो बताया था कि शिवालिक श्रेणी क्या पूरा हिमालय ही पूर्व में आके बहुत संकरा हो गया है, जिसके चलते पूर्व में हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इन तीनों के बीच घाटियां बिल्कुल विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि तीनों श्रेणियां आपस में एकदम दब गई हैं, जिसके चलते पूर्वी हिमालय में ऊंचाई काफी बढ़ जाती है, तीखे ढाल पाए जाते हैं। तीखे ढाल पूर्वी हिमालय में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जैसे लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा पड़ा हो, तीनों श्रेणियां आपस में नजदीक आ गई हैं। इसके चलते शिवालिक श्रेणी पूर्वोत्तर भारत में कटी छटी हुई नजर आती है। शिवालिक श्रेणी पूर्वोत्तर भारत में आते आते यहाँ पे एकदम विलुप्त हो जाती है, इतना दबाव पड़ गया है। यानी शिवालिक मिल गई है लघु हिमालय के साथ। लेकिन कहीं कहीं शिवालिक का अलग स्वरूप नजर आता है, टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में बिखरे हुए, निरंतर नहीं दिखाई देती है, बिखरा हुआ दिखाई देती है जगह जगह। तो शिवालिक की पहाड़ियों के यहाँ नाम लिखा गया है डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। यहाँ पे डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। तो वास्तव में इन पहाड़ियों का नाम जनजातियों के नाम पर रखा गया है। ये चारों अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। नगा और कोन्याक नागालैंड की जनजातियां हैं। नगा तो स्वाभाविक सी बात है, नगा नाम आएगा तो कोई बच्चा बता देगा कि नगा जनजाति नागालैंड की है। कोन्याक याद रखिएगा, पूछा गया है। कोन्याक जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की है। कुकी बड़ी फेमस जनजाति है, कुकी आंदोलन भी हुआ था ब्रिटिश काल में। कुकी जनजाति मणिपुर की है। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। इस तरह से भी तो सवाल इतिहास से पूछा जा सकता है। तो कुकी जनजाति मणिपुर की है। इसके अलावा त्रिपुरा की एक जनजाति यहाँ पे रियांग, रियांग त्रिपुरा की जनजाति है। ये हो गया भारत की जनजातियां, उनके नाम और अवस्थिति, कहां पे निवास करते हैं। आपका सवाल है क्या उत्तर प्रदेश में जनजातियां नहीं पाई जाती? क्यों नहीं पाई जाती हैं? यही जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं, मैदानी क्षेत्रों में तो जनजातियां पाई नहीं जाएंगी। जनजातियां कहाँ रहती हैं? क्या बनारस, इलाहाबाद और गाजियाबाद में रहेंगी? नहीं, उत्तर प्रदेश ज्यादातर मैदानी क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में जनजातियां कहाँ रहेंगी? तराई क्षेत्र में, जहाँ पे हिमालय पर्वत के ढाल पाए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का ज्यादा क्षेत्र कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। तो वास्तव में ये पहले उत्तर प्रदेश की ही जनजातियां थी, थारू, भुक्सा, भोटिया और जौनसारी। लेकिन अब वर्ष 2000 के बाद अब ये उत्तराखंड की जनजातियां हो गई। लेकिन अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन से जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, तो आप कहेंगे थारू, भुक्सा, भोटिया, जौनसारी, क्योंकि कुछ संख्या में, कम जनसंख्या में ये उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, खासकर तराई क्षेत्र में, हिमालय के तराई क्षेत्र में। दूसरे तरह का जो सवाल जनजातियों से पूछता है वो आंकड़े पूछे जाते हैं। आइए आंकड़े देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लिखा है, इसका अर्थ क्या है? क्या समझ रहे हैं आप? भारत में किस राज्य में
जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? किस राज्य में जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? या सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताइए। तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र में। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य, यानी जनसंख्या पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। जनजातियों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र में है। जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर लिया, नंबर की। अब यहाँ पे जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। मिजोरम की 94% आबादी जनजाति है। नेक्स्ट, जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये तो हो गया राज्य। सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की भी 94% आबादी जनजाति है केंद्र शासित प्रदेशों में। जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य या न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा। खास बात है कि गोवा के बाद न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र कहाँ चले गए? उत्तराखंड में। तो सबसे कम जनजातियों की जनसंख्या गोवा में है, राज्यों में, उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, गोंड, भील, संथाल, ये क्या है? पहले गोंड को ध्यान देते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि भारत में किस जनजातीय समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? पूरे भारत में किस जनजातीय समुदाय की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है? या भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला समुदाय कौन सा है? आप कहेंगे गोंड। फिर से रिपीट कर दो, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय गोंड, यानी इनकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। इसके बाद भील का स्थान है, फिर संथालों का स्थान है। संथाल कहाँ के हैं? झारखंड के। गोंड, भील, संथाल। खास बात की गोंड कहाँ के हैं? झारखंड के हैं, लेकिन बेसिकली झारखंड के हैं। गोंड वास्तव में पूरे मध्य भारत में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, लेकिन बेसिकली झारखंड के हैं। गोंड सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या इन्हीं की है, गोंडों की है ना। उसके बाद भील की है। भील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद संथालों की है। संथाल कहाँ पे है? झारखंड में। हाँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। यहाँ पे कोई जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसका अर्थ क्या समझते हैं? जैसे कि कोई पशुपालक या चरवाहा समुदाय है, जंगलों में रह रहा है, उसे जनजाति कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेंगे। राष्ट्रपति उसे अनुसूचित जनजाति, या नहीं, अनुसूचित नहीं, जनजाति की हम बात कर रहे हैं। तो कोई समुदाय जनजाति है। जनजाति क्या होती है? जिनके रहन सहन की पद्धति अब भी बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। उन्होंने अपनी सदियों पुरानी रहन सहन जीवन पद्धति को छोड़ा ही नहीं, यानी आर्थिक विकास की मुख्य धारा में नहीं शामिल हुए। आज भी वैसे ही रहन सहन खान पान जैसा हड़प्पा काल में होता था, वैसे ही पहनते कपड़े, वैसे ही उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, नृत्य होता है, गाना होता है। प्रकृति के साथ बहुत जुड़े होते हैं। अपने प्रकृति और अपने आवास को छोड़ नहीं पाते। एक जनजाति समुदाय को अगर आप मध्य प्रदेश के जंगल से उठा के मुंबई में पटक दीजिए किसी फ्लैट में, तो महीने भर में उसका अंत हो जाएगा। क्यों? शहरी जीवन उसे रास नहीं आएगा। तो अपने गांव, क्षेत्र, जंगल से इनका बड़ा ही गहरा जुड़ा होता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। खास बात यह है कि जो जनजातियां होती हैं भारत की मूल निवासी हैं, वो बाहर से नहीं आई है ना। जनजाति समुदाय का दुनिया में बड़ा ही ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, लेकिन जनजातियां उसी क्षेत्र में सदियों से रह रही हैं, है ना। दो पहचान है इनकी। तो किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करना मतलब उसकी पहचान करना कि जनजाति है, यानी स्थानीय निवासी है। ये अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। पशुपालक जनजातियां दो हैं, ये पशु पालती हैं। एक है टोडा, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है। ये टोडा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर क्या करती है? भैंस पालन करती है। इसके अलावा गद्दी बकरवाल हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? भेड़ बकरी पालन करती है ना।
अब जनजातियों के रहन सहन, खान पान, शादी विवाह समारोह, संस्कृति इत्यादि से संबंधित एक छोटा सा वीडियो होगा इसके आगे, है ना। उसमें जनजातियों की संस्कृति से भी सवाल खूब पूछे जाते हैं, उसके बारे में जान जाएंगे। परिवहन अध्याय से कुछ छूटा हुआ है, महत्वपूर्ण बातें छूटी हुई हैं, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, जो छूटी हुई बातें हैं उस पर एक वीडियो बना के सबको एक ही में व्हाइट बोर्ड पर लिखकर समझाते हुए समाप्त कर दूंगा। परिवहन से संबंधित बातें, इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वास्तव में अगर देखा जाए, परिवहन को छोड़ दिया जाए, परिवहन तो इसके पहले का चैप्टर है जनजाति की। वास्तव में देखा जाए तो जनजातियां, भारत की जनजातियां अंतिम चैप्टर है ये। इस पर एक वीडियो और होगा, इसमें हम जनजातियों की संस्कृति, रहन सहन, खान पान देखेंगे और साथ ही प्रजातियों से संबंधित सवाल भी आते हैं। प्रजाति क्या होती है? जनजातियों से बड़ा समुदाय होता है, ये एक विशेष क्षेत्र की जलवायु से संबद्ध होती है। जैसे पूर्वोत्तर भारत के लोग किस प्रजाति के हैं? आपका उत्तर होगा मंगोलायड है। तो ये किसी देश से रिलेटेड नहीं होते हैं, एक तरह की जलवायु जहां भी पाई जाएगी। जैसे चाइना में कौन से लोग हैं? मंगोलायड है। प्रजातीय रूप से चाइना के लोग और पूर्वोत्तर भारत के लोग एक ही हैं, इसीलिए तो चाइना दावा करता है बार बार पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर, क्योंकि ये भी मंगोलायड है, चाइना के लोग भी मंगोलायड हैं। यानी जिनकी आंखें भारी, झुकी हुई, नाक चिपटे, चौड़े, बाल कांटेदार, पैर छोटे छोटे, ये लोग, और रंग पीला पीला, हल्का हल्का पीलापन लिए होते हैं, ये लोग मंगोलायड होते हैं, पूर्वोत्तर भारत के लोग और चाइना के लोग। तो प्रजातियों के बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। नमस्कार।